हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज से 6 दिन बाद लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी चर्चा की। 5वीं बार पीएम और सीएम की ये बैठक हो रही है, लेकिन ये बैठक बहुत खास थी, बहुत लंबी चली। हमारे पास इस बैठक के लिए में जो फैसले लिए गए हैं उनको लेकर कई सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। ये वो जानकारी है जो सीधे आप पर असर डालेंगी। क्या 17 मई के बाद पूरे देश में लॉकडाउन खुल जाएगा? क्या हवाई जहाज चलने लगेंगे? क्या मेट्रो चलेगी? क्या मॉल खुल जाएंगे? क्या स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाएगा? किन किन मुद्दों पर बात हुई और क्या क्या फैसले हुए, ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये हेडलाइंस आपके लिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 6 घंटे तक मीटिंग चली। पीएम ने कहा अर्थव्यवस्था को गति देना जरूरी, गांव को कोरोना फ्री रखने पर जोर दिया। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को बड़ी चुनौती बताया। कहा 3 लाख मजदूर यूपी पहुंच चुके हैं, 10 लाख और मजदूरों के आने की उम्मीद है। पीएम के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने केंद्र से नाराजगी जाहिर की। दीदी ने कहा केंद्र की रोज मिलने वाली गाइडलाइंस को लागू करते करते थक चुके हैं हम। सीएम उद्धव ठाकरे की मांग, जरूरी सेवाओं के लिए मुंबई लोकल को खोल दिया जाए। तो कई सारे मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग की। पिछले 6 घंटे से पीएम और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक ये चल रही है। देश में लॉकडाउन लगने के बाद ये 5वीं बार है जब पीएम देश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बात रखी अपनी, उसके बाद उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बारी बारी से बोलने का मौका दिया। सभी सीएम बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन उनका कहना है कि पीएम मोदी जो फैसला लेंगे वो उसके साथ है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोरोना के मामले में मई के मौसम में पीक पर हो सकते हैं ये मामले, और इसीलिए लॉकडाउन पर कोई फैसला बहुत सावधानी से हमें करना होगा। एक एक करके तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने या फिर उसको हटाने को लेकर वो क्या राय रखते हैं। हमारे साथ संवाददाताओं की पूरी टीम है। जैसे दिल्ली से नीरज पांडे हैं जो बैठक के अंदर की बात हमें बताने वाले हैं। लखनऊ से रणवीर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांग क्या क्या रखी है। पटना से मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये बताएंगे कि बिहार ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, जो ये बताएंगे कि महाराष्ट्र ने क्या क्या फैसला लिया है। शुरुआत नीरज मैं आपसे करना चाहती हूँ, मीटिंग को लेकर क्या स्टेटस अभी? मैं आपको बता दूं रूपिका कि फिलहाल बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक जारी। अब तक जो हमारी जानकारी करीब 22 मुख्यमंत्रियों ने, आपको बताते समय तक 22 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रख दी थी। अभी जो बाकी लोगों का चल रहा है कि माना जा रहा है अगले आधे घंटे तक ये बैठक और चलने वाली है, जिसमें ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कई अलग अलग चीजें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड मैप रखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल चीजों को की एक्टिविटी बढ़ाना है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था को कोरोना से बचा के रखना है। उसके बाद ठीक गृह मंत्री बोले। गृह मंत्री ने बड़ी कड़ाई दिखाई और गृह मंत्री ने साफ तौर पर मुख्यमंत्रियों से एक बात कही कि जो गाइडलाइन जारी हो रही केंद्र सरकार की उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही हो रही। यही एक कारण है कि श्रमिक सड़क पर आ रहे हैं या श्रमिक अपने यहाँ जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यदि गाइडलाइन के अनुसार उन श्रमिकों को, मजदूरों को या जो भी व्यवस्थाएं हैं राज्य सरकार समय से करती तो शायद ये स्थिति पैदा न हो। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं और बड़ा सहयोग मिल रहा है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे दूर की जानी चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी भी नाराजगी बताई। जैसे आपने खुद अभी बताया कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि गाइडलाइन जारी कर दी जाती है लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि बिना राज्य सरकार को
जब पता चलता है तब तक गाइडलाइन जारी, यानी कि राज्य सरकार को बताया ही नहीं जाता और गाइडलाइन जारी हो जाती है और गाइडलाइन लीक भी हो जाती है। ये उन्होंने एक विषय उठाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड के मुख्यमंत्री या दूसरे मुख्यमंत्रियों ने, कई और मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी का पैसा भी मांगा कि जीएसटी का हमें भुगतान किया जाए। और इसके अलावा खासकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लेबर बड़ी संख्या में राज्य में बढ़ गए हैं, इसलिए हमें लेबरों के लिए एक तो मनरेगा का बजट हमें बढ़ाया जाए, प्लस एक स्पेशल पैकेज हमें दिया जाए ताकि हम लेबरों को चुका सकें। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई कि हमारे यहाँ लेबरों की आवक बढ़ गई है, 3 लाख तो आ ही चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा भी आने बाकी है। तो ऐसे में राज्यों का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से पलायन करके अपने राज्य में वापस आएंगे उनको रोजगार देने की चुनौती बढ़ जाएगी, उनको खाना खिलाने की चुनौती बढ़ जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें कहीं ना कहीं चिंतित हैं रोजगार को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया कि कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर सभी एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें अभी तक सामने निकल कर आई है, बैठक जारी है, क्या लब्बो-लुबाब निकल कर आएगा थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री खुद इस पूरी बैठक का कंक्लूजन करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि बैठक किस दिशा में जा रही। लेकिन एक बात तो अभी तय है, लॉकडाउन आज की जो बैठक के हिसाब से दिख रहा है, कुछ छूट जरूर मिलेगी, कुछ इलाकों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जरूर बढ़ेगी, कुछ और भी चीजें बढ़ेंगी, लेकिन लॉकडाउन समाप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा मई तक। जी मई तक लॉकडाउन जो है वो समाप्त होता नहीं दिख रहा है। लब्बो लुबाब जो है वो अभी इस वक्त नीरज ये देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम मीटिंग खत्म होने का अभी भी इंतजार करेंगे। जैसे नीरज बता रहे हैं 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बातें रख दी हैं। जितेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी इस सवाल के साथ कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी चीजें रखी है, लेकिन लोकल ट्रेन को जरूरी सेवाओं के लिए खोल देने की बात जो है वो कही गई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन में ढील बरतने को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, या फिर वो अभी जानते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिए, जहां तक लॉकडाउन में ढील का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां पर ज्यादा ढील दी जा सके। कुल 36 जिले हैं महाराष्ट्र के, जिनमें से कि 14 जिले ऐसे हैं जो कि रेड जोन में हैं और 16 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं। तो और लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिलहाल जो मेरी जानकारी है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो है ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। जो अब से कुछ दिनों पहले ही जो ढील दी गई थी ग्रीन जोन में या फिर ऑरेंज जोन में, उन्हीं ढील को जारी रखा जाएगा। जहां तक लोकल ट्रेनों का सवाल है तो उद्धव ठाकरे की ओर से यह मांग की गई है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जरूरी सेवाओं के लिए जो है मुंबई की लोकल ट्रेनों को शुरू किया जाए। मार्च के आखिरी हफ्ते से मुंबई की लोकल ट्रेनें बंद हैं और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि शहर में लोकल ट्रेनों को शुरू करने की ओर यह पहला कदम हो सकता है, क्योंकि अगर लोकल ट्रेनें चलेंगी तभी मुंबई चलेगी। और यही कहा जाता है कि जब मुंबई चलती है तो देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो लोकल ट्रेनों को चलाने की ओर यह एक पहला कदम भी माना जा सकता है। हालांकि अगर लोकल ट्रेनें अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ चलती है पहले के जैसे, तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगा। और फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है कि लोकल ट्रेनें जो है जल्द ही पूरी तरह से शुरू हो पाएंगी। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि जो जरूरी सेवाओं को के लिए उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं लोकल ट्रेनों को शुरू करने की, वो इसलिए की जा रही है ये मांग क्योंकि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग हैं और फायर ब्रिगेड के लोग हैं, दूसरी जरूरी सेवाओं के लोग हैं, वो मुंबई के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो छोटे शहर हैं जैसे कि कल्याण हो गया, नाला सोपोरा हो गया, वसई विरार हो गया, इन इलाकों में रहते हैं और इनके आने जाने में लोकल ट्रेनों के शुरू होने से काफी सुविधा होगी। तो इसलिए उनकी ओर से मांग की गई है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन में ढील दिए जाने का सवाल है, वो फिलहाल महाराष्ट्र में होता नजर नहीं आ रहा है। रुबिका, तो उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में किसी तरह की कोई ढील ना हो, जैसे स्थिति पहले काबू में रखी जा रही थी। उसके बावजूद आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है, लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जरूरी सेवाओं में उन लोगों को दिक्कत होती है, उनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ये लोकल ट्रेन की मांग रखी गई है। रणवीर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी बातें सामने रखी है, रणवीर डिटेल में हमें जरा बताइए, क्योंकि बढ़ चढ़कर अगर किसी मुद्दे पर बात रखी है योगी आदित्यनाथ ने तो वो मजदूरों को लेकर कही गई है।
जी देखिए, बाहर से जो मजदूर आए हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और साफ कहा है कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसले के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है उसको मानने के लिए। यूपी में अब तक जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी संख्या है लगभग 9 लाख। इसमें से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया है, लेकिन आने वाले जो दिन है ऐसी संभावना है कि करीब 10 लाख लोग और आएंगे और ये सबसे बड़ी यूपी की चुनौती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये चैलेंजेस हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो खासतौर पे मजदूर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, इन मजदूरों को कैसे रखा जाए, कैसे रोजगार दिया जाए और इनको बाकी सहायता की जाए। यूपी सरकार ने अब तक हजार रुपए मजदूरों को दिए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, महिलाओं को 500 रुपए दिए हैं और साथ ही एक रोड मैप बनाया है कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं इनके जीवन यापन के लिए मनरेगा से जोड़कर इनको कुछ काम दिलाया जाए, एमएसएमई सेक्टर को मिलाया जाए ताकि इन जो मजदूर हैं इनको घर बैठे कुछ काम मिले और ये सरकार पर डिपेंडेंट भी ना रहे और भुखमरी के कगार पे भी ना आए। तो बहुत सारी प्लानिंग है, इन सारी प्लानिंग्स की सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को दी है और साफ निष्ठा जताई है कि जो भी केंद्र सरकार फैसला, या वो ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन को अब हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री सीधे सीधे केंद्र सरकार के निर्देश को मानने को तैयार हैं। हालांकि कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन एक्सटेंशन की बात आ रही है सामने कि कुछ रियायतों के साथ जो एक्सटेंशन है उसको किया जाए, लेकिन काम भी शुरू होना चाहिए, ऐसा मानना यूपी सरकार का है। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार जिस तरह का भी गाइडलाइन देगा, जो भी दिशा निर्देश होम मिनिस्ट्री की तरफ से आएंगे वो यूपी सरकार मानेगी। ऐसे में साफ साफ लॉकडाउन बढ़ाने को या खत्म करने का पक्ष न रख करके मुख्यमंत्री ने अपनी सारी बातें बताई हैं, सब कुछ समझाया है और साथ ही ये कहा है कि केंद्र का जो भी गाइडलाइंस होगी उन गाइडलाइंस को यूपी सरकार मानेगी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यूपी में कुछ रियायतों के साथ काम शुरू होंगे। जिस तरीके से लखनऊ में ऑफिसेस शुरू किए गए, ग्रीन जोन में फैक्ट्रीज और बाकी सारे काम शुरू किए गए थे, कुछ शहरों में बसेस शुरू की गई थी, इस तरह की कुछ रियायतें जो संभावित है जिनसे कि कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका भी ना हो, इसको फॉलो करते हुए यूपी में कुछ रियायतें देने की बात जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से इसको खारिज नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कदम बढ़ाया जाए। ओके रणवीर, बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश भी मेरे साथ वहां पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिहार की तरफ से क्या बातें रखी गई हैं और क्या लॉकडाउन के पक्ष में है बिहार के सीएम, या फिर वो भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाना चाहिए? नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रूबिका साफ तौर पे कहा है कि 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, यात्री पैसेंजर्स नहीं शुरू किया जाए, बल्कि उन्होंने श्रमिक स्पेशल जो चलाए जा रहे हैं ट्रेन, उन्हें और ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने की मांग की है कि जल्दी से जल्दी लोग जो भी आना चाहते हैं प्रवासी बिहार आ जाएं और सेटल कर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने जताई है और वो ये है कि उन्होंने दो टूक कहा है कि प्रवासी मजदूरों या लोग जो बिहार के जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से ये कोरोना का संक्रमण जो है वो इजाफा हो रहा है उनकी संख्या में। तो वो उन्होंने चिंता जाहिर की और साथ ही उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है। तो ऐसे में जो एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने बताया कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर में कम से कम 10 लाख और भी लोग आएंगे बिहार में। तो ऐसे में हर जिले में टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, जो जरूरी सामान है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई उनकी आवश्यकता है। तो सबसे ज्यादा उनकी चिंता यह है कि जो संख्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हर 24 घंटे में 100 की संख्या पार कर रहा है, तो उस पर वो कैसे देखें, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो अप्रवासी बिहारी आए हैं करीब 150 का टेस्ट हुआ, जिनमें से 110 लोगों को कोरोना संक्रमण पाया गया है और वो भी जिनके पास लक्षण नहीं थे। तो आप रैंडम अगर किसी की जांच करते हैं तब ये बातें सामने आ रही है। प्लस उनको क्वारंटाइन में रखना है, 21 दिन का उन्होंने कहा है। और जो यात्री ट्रेन चलाने की बात हो रही है तो इस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, 31 मई तक कम से कम ये यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाए, क्योंकि अगर यात्री ट्रेन शुरू हो गई तो और भी लोग आएंगे और फिर उन्हें कहाँ रखा जाएगा। तो बिहार में लोगों की संख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि बैठक खत्म हो गई है इस वक्त। ये बड़ी खबर है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं अभी भी जो जानकारी मिली है करीब 9:15 बजे
9:15 में मीटिंग ओवर हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने सबको कंक्लूड करते हुए सबको धन्यवाद दिया है और प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सकारात्मक मुख्यमंत्रियों की जो उनसे सहयोग मिल रहा है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया कि आप लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सब लोगों का जो सकारात्मक रवैया है कोविड-19 से लड़ाई के लिए वो एक बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने सबकी बातें सुनी, सबके पॉइंट्स नोट किए और माना जा रहा है अगले 1-2 दिन में, आज तो नहीं, अभी कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होने जा रही है, लेकिन अगले 1-2 दिन में कोई सबकी जो मुख्यमंत्रियों से बात हुई प्रधानमंत्री की, उस पर एक कोई नई गाइडलाइन सामने आएगी जिस पर जो है आगे का रोड मैप तय होगा। क्योंकि अभी 6 दिन बाकी है, ये जो लॉकडाउन 3 है इसको 6 दिन बाकी है, 17 तारीख को यह समाप्त हो रहा है, तो 17 के बाद ये एक्सटेंड करेगा, नहीं एक्सटेंड करेगा, अगर एक्सटेंड करता है तो किन रियायतों के साथ करेगा, ये इन 6 दिनों में जो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है उस पर एक रोड मैप बनाया जाएगा, एक गाइडलाइन तैयार होगी और फिर उस गाइडलाइन के आधार पर आगे तय किया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर रियायतों के साथ छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीजें अगले 1-2 दिन में बता दूं, आप कह रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, कोई जानकारी अभी जो है इस बैठक के खत्म होने के बाद नहीं आ रही है आधिकारिक तौर पर। हमें 2 दिन का इंतजार करना चाहिए और 2 दिन के बाद दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। गाइडलाइंस प्रॉपर एमएचए की तरफ से आएगी जिसका पालन अलग अलग राज्यों को करना होगा। नीरज जी, मैं 2 चीजें इसमें है, इस मीटिंग को लेकर एक अभी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में आ सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन क्या फैसला होगा लॉकडाउन पर, लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला होगा, भविष्य की योजना क्या होगी, उसको लेकर एक डिटेल ब्रीफ अगले 1 दिन के बाद संभवतः आएगी जो हमें जानकारी मिल रही। लेकिन आज उस निर्णय को लेकर कोई ब्रीफ नहीं आने वाला है या कोई हम लोग को जानकारी नहीं आने वाली, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या बैठक हुई है, क्या क्या विषय उठे, उस पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक ब्रीफ आ सकता है। जी रूबिका। नीरज, ऐसे में ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं, ढील का जो इशारा है, संकेत जो है वो कैसे पता लगता है? भाई वो ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उसे शुरू कर देना अपने आप में ये बताता है कि एक नया वर्जन जो है वो लॉकडाउन का साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ जितेंद्र भी वहां महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप ये बता रहे हैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन सबने अपनी बातें यहाँ पर रख दी है, लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उस स्थिति में है कि ये करे तो भी डर, ये ना करे तो भी डर। जी हाँ, और मैं अगर महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ये मामला जो है एक तरह से दोधारी तलवार का है। अगर यहां से रेगुलर ट्रेनें शुरू कर दी जाती हैं तो उसमें जो भीड़ होगी उससे ये ट्रेनें कैरियर बन जाएंगी एक तरह से वायरस का। और अगर यहां से जो बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको यहां से वापस नहीं भेजा जाता है तो उससे दूसरी समस्या खड़ी होती है। क्योंकि रुबिका, यहां पर ये ज्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ की झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, चाहे धारावी की जैसी झुग्गी बस्ती हो, वर्ली हो या फिर वडाला के संगम नगर जैसा इलाका हो। तो इन तमाम इलाकों में ये सारे प्रवासी मजदूर जो है पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उत्तराखंड के सारे मजदूर जो है यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कॉमन टॉयलेट्स हैं, कॉमन टैप्स हैं और जो छोटे छोटे कमरों में 5 से लेकर के 15 तक लोग रहते हैं। धारावी की अगर मैं मिसाल दूं तो वहां पर बहुत सारे चमड़ा फैक्ट्रीज हैं, तो उनके वर्कर्स क्या करते थे, छोटे छोटे कमरों में अगर 15 लोग हैं तो 7-8 लोग दिन में काम करते थे और बाकी के 6-7 लोग रात को काम करते थे, तो वो उसमें रह लेते थे। लेकिन अब सारे लोग चूंकि कारखाने बंद हैं तो उन्हीं कमरों में सिमट कर रहते हैं और वहां पर बहुत सारी पतली सकरी गलियां हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए मजदूरों से, खास करके जो दूसरे राज्यों से मजदूर आए हुए हैं, उनसे इन बस्तियों को खाली करवाना जरूरी है। इससे एक तो संक्रमण पर रोका जा सकेगा, दूसरा कि जो इन लोगों को जो खिलाने पिलाने, इनकी देखभाल का जो है जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार के ऊपर है, उससे भी राज्य सरकार को राहत मिलेगी। और जो टेस्टिंग वगैरह है, जो बाकी के लोग हैं फिर उनको टेस्ट करके और उनके इलाज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। ये है कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितेंद्र शुरू करनी है। हमारा जो चक्का रुका हुआ है उसको हमें किसी तरीके से चलाना है। अब वो चक्का तभी चलेगा ना जब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर लौटेंगे। जब मजदूर पलायन मतलब दोबारा अपने घर को लौट जाएंगे तो फिर उन फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। ये विकट परिस्थिति है प्रकाश।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे बंजारे एक रस्सी पर चलते थे और हाथ में उनके एक लाठी हुआ करती थी बांस का, और जिसको बैलेंस करते हुए चलते थे। तो अभी देश हमारा उसी स्थिति में खड़ा है कि आपको एक तरफ देखना है आर्थिक हालात कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास अब पैसे की कमी हो रही है। जो बिजनेस क्लास है, जो छोटे छोटे दुकान करते थे, अब वो बंद पड़े हुए थे, जिस वजह से उनके सामने भी बड़ी विकट परिस्थिति है। और दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या है जो मजदूर है, तो मजदूरों को भी खाना चाहिए, रोटी चाहिए। और दूसरी तरफ जो बिजनेस क्लास है, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उनके सामने भी वही परिस्थिति आ गई है। तो ऐसे में धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की ओर अग्रसर होना है, और बिहार सरकार ने इस ओर पहले से ही कदम बढ़ा दिया है। कुछ रियायतों के साथ, छूट के साथ बहुत सारी चीजों को चलाने का मौका दिया है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पे ये कहना होगा कि जरूर कुल मिलाकर प्रकाश हमें इंतजार करना होगा उस गाइडलाइंस का, और बहुत ईमानदारी से उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सबका सब जो है सरकारों पर और सिस्टम पर हम नहीं छोड़ सकते हैं। हमें बहुत हद तक जिम्मेदारी या पर्सनली भी उठानी होगी कि हमें ख्याल रखना है कि कोरोना आसपास है, उससे कैसे बचा जाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर, नीरज, आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र आपका भी, और प्रकाश आपका भी शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। तो मास्टर स्ट्रोक में आज से हम ये बता दूं आपको कि आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसका नाम हमने दिया है हारेगा कोरोना। इस सीरीज में आपके जीवन और आपके जीने के साधन से जुड़ी खबरें होने वाली है। कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में पहुंच गई है। अभी हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियों को लेकर लोग चिंतित है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में लगाए जाने वाले पैसे नुकसान में हैं। उद्योगों को खोलने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन वो न जाने आगे क्या होगा के संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और सरकार को करना क्या चाहिए? प्राइवेट कंपनियां किस मुश्किल दौर से गुजर रही है और उनकी क्या मांग है, और व्यक्तिगत तौर पर हमारी और आपकी परेशानी क्या है और हमें चाहिए क्या और क्या करना है, इसी को लेकर हमारी ये सीरीज है जिसे हम कह रहे हैं कि हारेगा कोरोना। इस सीरीज की पहली रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले कोरोना की 4 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। कोरोना केस में आज सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मरीज, कुल पॉजिटिव केस 67,000 के पार। कोरोना से आज 97 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक 31% मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 2000 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 22,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,000 के पार। भोपाल में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा, 2000 की आबादी वाले इलाके में 200 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2020-21 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी के 1.5 से 2.8% रहने का अनुमान जताया है। IMF ने 1.9%, फिच ने 0.8%, तो मूडीज ने इसे 0 आंका है। ये नुकसान कोरोना के कारण करीब 50 दिनों से जारी लॉकडाउन का नतीजा है। विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने भारत को लेकर जो अनुमान लगाया है, उसकी वजह भी साफ है। देश में जब कामकाज ही ठप है, तो 2020-21 में जीडीपी बढ़ेगी कैसे? जीडीपी को हर दिन 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 40 दिनों के लॉकडाउन में करीब 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लॉकडाउन के हर दिन का नुकसान 30,000 करोड़ है। इसका मतलब पिछले 50 दिन में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कोरोना ने 3 सेक्टर्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसमें सबसे ऊपर है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि लॉजिस्टिक सेक्टर को 50,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। जहां तक के टूरिज्म सेक्टर या एविएशन सेक्टर की बात है, तो टूरिज्म सेक्टर काफी बड़ा है। 35 से 40 मिलियन जॉब्स भी अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला लें तो इसमें इम्पैक्ट होने का अनुमान है। एविएशन में कहा जा रहा है कि करीबन 25,000 करोड़ का लॉस होगा। सरकार मान रही है कि बड़ा संकट आ चुका है और देश का हर सेक्टर मुश्किल में है, जिससे सरकार की कमाई को झटका लगा है। कुछ राज्य सरकार ऐसी है कि जिनको अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। बैंकों की सिस्टम भी बहुत कठिनाई से, चैलेंज के साथ गुजर रही है और इस समय
सभी लोग अड़चन में, उद्योग भी अड़चन में है, लेबर भी अड़चन में, सभी अड़चन में है। हमको सबके साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच में सबको साथ लेकर सबको प्रोटेक्ट करते हुए आगे जाना है। सारे सेक्टर की उम्मीदें केंद्र सरकार से है कि वो उनके लिए क्या फैसला करती है। सबको उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। निश्चित रूप से इस समय सरकार उद्योगों के साथ है, लेबर्स के साथ है, सभी स्टेक होल्डर के साथ है। पर एक बात मैं आपको बताऊंगा, यह भी समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका ने 2 ट्रिलियन का पैकेज जाहिर किया, जापान ने उनके जीडीपी के 12% का पैकेज जाहिर किया, पर जापान की इकोनॉमी और यूएसए की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में बहुत अंतर है। आखिर हमारी भी अपनी मर्यादा है कि आर्थिक स्थिति में आखिर देखो हमको सबको सर्वाइव होना है और ज्यादा से ज्यादा सबको मदद करके सबको बचाना भी है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का विचार भी चल रहा है और उच्च स्तरीय सभी प्रकार की बातचीत हो रही है। वित्त मंत्री भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और मैं भी उम्मीद रखता हूं कि जल्दी ना जल्दी कुछ ना कुछ घोषणाएं होगी। लॉकडाउन के कारण सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, जिससे टैक्स की आमदनी नहीं हो रही है। जीएसटी की कमाई जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने थी, वो अब 30,000 करोड़ से नीचे जा चुकी है। ऐसे में सरकार को अब बाजार से कर्ज लेना होगा और सरकार इस ओर बढ़ चुकी है। इन पैसों से अलग अलग सेक्टर्स को आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है। इस साल सरकार कुल 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। बजट में 7.8 लाख करोड़ के कर्ज का लक्ष्य था, यानी पहले से तय लक्ष्य से 4.2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लिया जाएगा। सितंबर तक सरकार बाजार से 6 लाख करोड़ कर्ज उठाएगी और 11 मई से हर हफ्ते 30,000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। इससे देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार का ये कदम सही है, क्योंकि बाजार में नकदी की कमी है और फिलहाल उसे पूरा करने पर ध्यान होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी के मद्देनजर बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि फ्री फूड ग्रेन्स दिए गए हैं 2 गुना ज्यादा, जो एंटाइटलमेंट है उससे 2 गुना ज्यादा। उसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान है, 3 फ्री गैस सिलेंडर्स हैं। उसके अलावा ईपीएफ डिपॉजिट से विड्रॉल करने की सुविधा दी गई है। जानकारों की राय है, इस समय सबसे जरूरी है लोगों का खर्च करना। खर्च नहीं करने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और खर्च तभी होगा जब लोगों की आय सुरक्षित होगी। सरकार के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे देश में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। फिलहाल बेरोजगार हो चुके लोगों में सबसे बड़ी तादाद रोज कमाने और रोज खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की है, जिनकी संख्या करीब 9 करोड़ से ऊपर है। इसी वर्ग को केंद्र में रखकर 26 मार्च को वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ के पहले आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत 39 करोड़ गरीब लोगों को 34,800 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई। सभी राज्यों के 80 करोड़ लोगों को 51,000 करोड़ का खाद्यान्न दिया जाएगा। 3 महीने के लिए दी जाने वाली इस मदद में हर महीने 40 लाख टन अनाज बांटा जाएगा। 1,70,000 करोड़ का पहला पैकेज जीडीपी के 0.8% के बराबर था। इसी के बाद अब उद्योग जगत केंद्र से जीडीपी के बड़े हिस्से के बराबर आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है। सीआईआई ने भारत सरकार से 15 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। फिक्की का कहना है कि उद्योग जगत को पटरी पर लाने के लिए 10 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज मिले। तो मेरा मानना है कि इस समय कोई स्टिमुलस काम नहीं करेगा जब तक कि अर्थव्यवस्था थमी हुई है। और इस समय ये मेरा मानना है कि जो एसेंशियल उत्पादन है उसके अलावा और कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था में 25% से ज्यादा उत्पादन नहीं है। तो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था एक डिप्रेशन की स्थिति में चली गई है। पर इस समय करना यह है कि बिजनेस ना फेल करें, तो उनका जो लोन है वो अभी माफ कर देना चाहिए कुछ महीनों के लिए। जो वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वहां पे माफ कर देना चाहिए। फिर उससे बैंकों में जो परेशानी आएगी तो बैंकों के लिए कोई जो संसाधन करने पड़ेंगे आरबीआई को कि वो एनपीए में ना काउंट हो और उसको डेफर किया जाए। कोरोना की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। ये आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देख लिया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद सरकार ने कई सारी फैक्ट्रीज को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। क्या सरकार के इस आदेश के बाद बंद पड़ी फैक्ट्रीज आराम से काम करने लगेंगी या इन्हें कोई समस्या आ रही है? इन कंपनियों को सरकार से उम्मीद क्या है ताकि कोरोना काल में देश की तरक्की में ये अपना योगदान दे सके? हमारी अगली रिपोर्ट केस स्टडीज पर आधारित है।
कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए देश में सब कुछ बंद करना पड़ा। लॉकडाउन अब भी जारी है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार मंद होने लगी तो सरकार को रियायतों के बारे में सोचना पड़ा। उद्योग धंधों को शर्तों के साथ काम शुरू करने की छूट तो दे दी गई, लेकिन सवाल है कि क्या इस नए माहौल में निजी क्षेत्र की कंपनियां वैसे ही काम कर पा रही हैं जैसे वो करती थी? ये देश की जानी मानी मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल की फैक्ट्री है। लॉकडाउन में करीब 1 महीने बंद रहने के बाद यहाँ मोबाइल बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जिन स्थितियों में फिलहाल यहाँ काम हो रहा है वो चिंताजनक है। 20% कर्मचारियों के साथ उत्पादन शुरू करने की शर्त के कारण इस कंपनी में फिलहाल सिर्फ 600 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या 3000 है। नतीजा ये है कि जहां पहले ही इस फैक्ट्री में हर दिन करीब 60,000 फोन बनते थे, वहीं अब सिर्फ इसका 1/4 यानी लगभग 15,000 फोन बन पा रहे हैं। बाजार में जो ग्रीन जोन्स और ऑरेंज जोन्स हैं, वहां पे मार्केट खुलने स्टार्ट हो गए हैं, तो बाजार में जो डिमांड है वो पिक हो रही है। तो हमें उसके हिसाब से अभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सेल्स के लिए, तो वही हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसको कैसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और हम सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो कैपेसिटी को धीरे धीरे और हमें बढ़ाने दें, लोगों को और आने दें, और हमारे सप्लायर्स जो हैं, जो हमें कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उनको भी अनुमति मिले, जिससे कि ये सप्लाई चेन पूरी काम करना स्टार्ट कर दे। यानी इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया, लेकिन न उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, न मोबाइल बनाने के लिए सभी जरूरी कलपुर्जे। ऊपर से खर्च और बढ़ गया है, क्योंकि जो लोग कंपनी में काम करने आ रहे हैं उनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी कंपनी पर आ गई है। काम करते वक्त फेस मास्क से लेकर फेस शील्ड और सैनिटाइजर का इंतजाम भी करना है, और जरूरत पड़ने पर कर्मचारी को मेडिकल मदद भी मुहैया करानी है। एडिशनल खर्च 2 तरीकों से बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग में। एक है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे इस जगह को मेंटेन करने की कॉस्ट है, इस जगह का जो भी फिक्स खर्चा है, तो क्योंकि वॉल्यूम कम होने की वजह से वो कम वॉल्यूम पे वो खर्चा डिवाइड हो गया है। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में जो मैंने आपको बताई कि जो चीज़ें की जा रही हैं प्रोटो SOP को फॉलो करने के लिए, उन सब का खर्चा है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये दोनों खर्चे मिलकर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देंगे। अभी कंपनी का खर्च बढ़ेगा तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में इसका असर प्रोडक्ट की कीमतों पर भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा न हो इसके लिए कंपनी चलाने वाले सरकार से मदद की उम्मीद रख रहे हैं। सरकार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आके हेल्प करनी पड़ेगी, और सरकार को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और वर्ल्ड को क्या चाहिए, और उसकी कैलिब्रेशन कैसे हो सकती है, और उसके हिसाब से अगर पॉलिसी बनेगी। अभी तो व्यापार सिर्फ मैं नहीं कर सकता, सरकार को भी बिजनेस करना पड़ेगा। सरकार ऑल्सो हैज टू डिसाइड कि मेरे को वर्ल्ड मार्केट में शेयर चाहिए, और वर्ल्ड मार्केट के शेयर में जिस तरीके से प्रमोटर रिसोर्स का इंतजाम करता है, सरकार को हमारे लिए रिसोर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। लावा कंपनी के डायरेक्टर का मानना है कि ये वो वक्त है जब सरकार को ट्रेड बैरियर यानी व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। निजी कंपनियों को रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही से बचाना होगा। कंपनियों पर भरोसा करते हुए उन्हें सरकारी नियंत्रण से कुछ छूट देनी होगी। बेहद सख्त जरूरत है कि इस समय पर सरकार जो अपने ढर्रे वाली नीतियां हैं उनसे बाहर निकले, इंडस्ट्री को साथ ले और उनके साथ बैठकर जो नीतियां हैं वो बनाई जाएं, क्योंकि आखिरकार काम तो इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को करना है, इन्हीं कंपनियों को करना है, इन्हीं कर्मचारियों को करना है। तो जाहिर सी बात है कि नीति निर्धारण में इनकी भी अहम भूमिका हो, और किस तरीके से पूरा का पूरा देश जो है वो इस पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो में मिलकर आगे बढ़ सके और देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर ला सके, ऐसी वो तमाम कवायदे करने की जरूरत है। लॉकडाउन का असर उन मल्टी ब्रांड कंपनियों पर भी पड़ा है जो मॉल में स्टोर के जरिए सामान बेचती है। इनमें लाइफ स्टाइल से लेकर कपड़े और जूतों के स्टोर शामिल हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले दिन भी मल्टी ब्रांड स्टोर के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। 2020-21 में पेरोल का बाजार लगभग $85 बिलियन होने की उम्मीद थी, बट अब कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। लॉकडाउन के बाद बाजार में लोग जरूरत का सामान ही ज्यादा खरीदते नजर आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि लोग गैर जरूरत का सामान पोस्टपोन करना चाहेंगे। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लोग अब पहले की तरह शॉपिंग नहीं करेंगे,
वो मॉल में जाने से बचेंगे। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी निजी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दुकान से सामान खरीदने के बजाय लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करेंगे। कंपनी अभी तक ऑनलाइन बिजनेस में नहीं थी, पर क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन बिजनेस काफी बढ़ेगा, इसलिए हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को अब ई कॉमर्स पोर्टल्स पर लिस्ट करा रहे हैं। सबसे बड़ा एक जो क्लियर शिफ्ट हमें नजर आ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर मोर एंड मोर कस्टमर्स विल शॉप ऑनलाइन। तो हर कंपनी को अपनी ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल प्रेफर टू शॉप ऑनलाइन। देश में रिटेल का कारोबार करीब 5 लाख करोड़ का है। रिटेल सेक्टर लगभग 5 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। रिटेल सेक्टर में राशन से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली दुकानें आती हैं। लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानें तो खुली रही, लेकिन बाकी सारी दुकानें बंद होने से इस सेक्टर को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि दिसंबर तक इस सेक्टर को 50,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। रिटेलर्स को अपना बिजनेस संभालने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए ही होगा गवर्नमेंट की तरफ से कम अपने एम्प्लॉय संभालने के लिए तो कुछ बिजनेस का सपोर्ट चाहिए होगा, और बिजनेस में जो है वर्किंग कैपिटल का भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी। अब रिटेल जब खुलेगा तब हम ये चाहते हैं कि सभी तरीके का जो रिटेल है वो खुले, ऑनलाइन ऑफलाइन, छोटी दुकान बड़ी दुकान सब खुलें। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट मिले तो रिटेल का कारोबार वापस ठीक हो जाएगा। उद्योग जगत के अलावा अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल बढ़ गई है। ओजो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संजीव पांडे ने 4 साल पहले कंपनी शुरू की थी। उनका हर महीने का खर्च 4 लाख रुपए से ज्यादा का है। काम बंद होने के बाद से उनके लिए पैसा जुटाना एक बड़ी समस्या हो गई है। हम मदद की बात करेंगे तो जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी है अगर, तो उसके लिए कुछ पॉलिसी आनी चाहिए कि भाई ठीक है, मतलब कहीं पर नेगोशिएट होके गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी हो, पॉलिसी हो जिसमें वो सपोर्ट कर पाए कुछ हद तक, अगर पूरा न भी कर पाए। जो इंटरेस्ट साइड है उसके ऊपर किया जा सकता है कि भाई जो आप ये 3 महीने या 4 महीने जहां पर आपका बिजनेस नहीं चला है या बिजनेस आपका बंद है, उस समय जो है इंटरेस्ट को हम वेव ऑफ करें, या कुछ इस तरह की बातचीत जो है वो होनी चाहिए, जिससे थोड़ी पॉजिटिविटी हमें आएगी। देश भर में जितनी कंपनियां हैं उनमें से 95% प्राइवेट क्षेत्र की हैं। सबसे ज्यादा कंपनियां बिजनेस सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हैं। भारत में कुल 11,23,000 निजी कंपनियां हैं। इनमें से 3,74,767 बिजनेस सर्विस से जुड़ी हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2,21,025 निजी कंपनियां हैं। इसी तरह ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल और रियल एस्टेट सेक्टर में भी हजारों निजी कंपनियां काम कर रही हैं। बड़ी बात ये कि ये निजी कंपनियां देश में लगभग 87% नौकरियां देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर निजी कंपनियों की मुश्किलों को समझते हुए उन्हें जरूरी मदद नहीं दी गई तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। निजी कंपनियों का घाटा बढ़ा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था एक चेन की तरह चलती, एक भी कड़ी टूटी तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाती है। जितना असर निजी कंपनियों के नुकसान से होगा, उससे कहीं ज्यादा असर जो है वो आम आदमी की कमाई घटने या बेरोजगारी बढ़ने से होगा। मौजूदा हालात में नौकरी करने वाला एक डर में जी रहा है, नौकरी जाने या सैलरी कटने का डर। और अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? इसीलिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है जिससे आप उस डर से निकलने का रास्ता तलाश सके। एक निजी कंपनी में काम करने वाले सुभाष चौहान पिछले 50 दिनों से घर में हैं और इस दौरान लगातार उन्हें ये चिंता सता रही है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। क्या वो घर वैसे ही चला पाएंगे जैसे अब तक चलाते रहे हैं? अभी मेरा घर का ईएमआई चलता है, कार का ईएमआई चलता है, तो हम लोग प्लान करते हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे सैलरी बढ़ेगी, वो थोड़ा बहुत उसका भी हम लोगों का ध्यान रहता है। लेकिन जैसे अभी टाइम चल रहा है तो सैलरी डिडक्ट भी होने का चांसेस हैं कि वेयर इन लाइक सैलरी कट विल कम, तो वो आ सकता है। और फिर ओवरऑल जैसे बच्चे की पढ़ाई है तो जो फिक्स जो खर्चे हैं तो वो तो खर्चे कहीं भी कम नहीं हुए। वेयर इन अभी जो सोर्स ऑफ इनकम है तो वो बहुत ही अनसर्टेन है, उसका सोर्स का अभी हम लोगों को पूरा वो नहीं पता। सुभाष चौहान की तरह हर नौकरी पेशा आदमी इस वक्त इसी अनिश्चितता में जी रहा है। कोरोना और लॉकडाउन ने सबके मन में असुरक्षा और डर पैदा कर दिया है। तो सब्जियां और चावल दाल पे जो है काम चल रहा है कि
आज के डेट में हम ये नहीं सोचते हैं कि चलो जाकर के जो है कहीं पे रेस्टोरेंट में, छोटे से रेस्टोरेंट में भी जाकर के खाना खा लें, या हफ्ते में या 15 दिन में पहले जो सोचते थे कि जाकर के कहीं घूम आते हैं, वो सब बंद हो चुका है। तो डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत फ़र्क तो पड़ा है, और मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब भी जो है ये चीज़ जो है अभी अफेक्ट करेगी, क्योंकि जो है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर स्टिल शट डाउन। सवाल है कि इस माहौल में नौकरी पेशा लोगों को क्या करना चाहिए, वो अपना पैसा कैसे बचाएं, जमा पूंजी को कैसे और कहां निवेश करें। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने बात की निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी से। तो मेरी राय में सबसे पहले तो अपना ही इमरजेंसी फंड देख के चलना चाहिए कि मुझे अगले, और ये 2 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए आपको इमरजेंसी फंड लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तक सिचुएशन अभी क्लियर होगी नहीं होगी, आपकी जॉब चलेगी, उसमें क्या सिचुएशन रहती है, तो इस तरह की सिचुएशंस होंगी। डेट फंड अभी भी अच्छे हैं और वो भी एक विकल्प है। फिक्स डिपॉजिट, हालांकि ब्याज दरें कम हो रही हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को देखते हुए तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, जो शॉर्ट टर्म विकल्प है और जो लिक्विड हैं, इसी में निवेश का जो है अभी करना चाहिए एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक। इसके अलावा कोई ऐसा विकल्प ना देखें जिसमें कोई जोखिम हो। जानकारों के मुताबिक निवेश के इन विकल्पों के अलावा लोगों को इस वक्त बचत के ज्यादा से ज्यादा तरीके भी ढूंढने चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि कोई भी गैर जरूरी खर्च न करें।